हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान विषय की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि कक्षा 8वीं के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई है। आज हम इसका अध्याय 13 जो कि इस पुस्तक का आखिरी अध्याय है। कक्षा 8वीं में जो विज्ञान विषय की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसका ये आखिरी चैप्टर है। इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं हम देखेंगे कि उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं तथा समझने का भी प्रयास करेंगे। इससे पहले कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय 13 प्रकाश। इसमें पहले पाठ के पूर्व की ये जो कुछ तैयारी दी गई है इसको आप रीड कर सकते हैं और इसके बाद हमें सही विकल्प वाले प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि यदि आप अपने दाहिने हाथ में पेन पकड़कर शीशे में सामने खड़े हों तो छवि में बाएं पेन बाएं हाथ में होगा। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, जो कि हम यदि दर्पण प्रतिबिंब में देखें तो हमें दायां हाथ बायां और बायां हाथ दायां दिखाई देता है। ये कहलाता है पार्श्व परिवर्तन, जो कि हमें दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 2 है जो उसमें पूछा गया है कि समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब है। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब निर्मित होता है वह आभासी दर्पण के पीछे और वस्तु के आकार का होता है। इस प्रकार से हमारा जो विकल्प नंबर बी है यह सही उत्तर है, क्योंकि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब निर्मित होता है वह आभासी होता है और दर्पण के पीछे निर्मित होता है और वस्तु के आकार का, जितनी आकार की वस्तु होती है उतने ही आकार का प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर बी सही है। अगला जो प्रश्न है वह उसमें पूछा गया है कि किसी भी व्यक्ति के नेत्र का कौन सा भाग विशिष्ट रंग प्रदान करता है? तो नेत्र का वह भाग है परितारिका, जिसे कि आइरिस भी बोला जाता है। इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर सी सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि किसी कोण पर झुके दो दर्पण कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं? तो देखिए, किसी कोण पर झुके जो प्रतिबिंब हैं वह दर्पण अनेक बना सकते हैं। देखिए, यह जो प्रतिबिंबों की संख्या है यह दर्पण पर झुके हुए कोण पर निर्भर करती है कि दर्पण 30 डिग्री कोण पर झुके हैं कि 50 डिग्री कोण पर झुके हैं या 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं। जब दर्पण 90 डिग्री पर झुके हुए होते हैं तो 90 डिग्री पर प्रतिबिंबों के द्वारा जो दर्पण होते हैं 90 डिग्री पर झुके हुए जो दर्पण होते हैं वो अनेक प्रतिबिंब बनाते हैं। अब ये हमें यहाँ पर कोण डिसाइड नहीं किया गया है कि दर्पण 30 डिग्री पर झुके हैं, 50 डिग्री पर झुके हैं कि 60 डिग्री पर। यहाँ पर हमें किसी कोण दे दिया गया है, तो इसमें हम संख्या का अनुमान हम नहीं लगा सकते कि 2 प्रतिबिंब बनेंगे कि 3 प्रतिबिंब बनेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर लगाएंगे कि अनेक प्रतिबिंब, क्योंकि यहाँ पर कोण कोई सा भी हो सकता है। तो जो प्रतिबिंब हैं 2-3 इनसे भी अधिक हो सकते हैं, इसलिए हम लगा देंगे हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा सी सही, क्योंकि 90 डिग्री पर यदि दर्पण झुके हों तो वो अनेक प्रतिबिंब बनाते हैं। इसी प्रकार से जो कोण है 30, 45, 50 कोण पर निर्भर करता है कि दर्पण कितने प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो विकल्प है जिसमें पूछा गया है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये जो दर्पण है उपरोक्त चित्र में कौन सा चित्र कथन की पुष्टि करता है। जो हमने पहले देखा है कि अनेक प्रतिबिंब, तो चित्र दा है जो, देखिए ये इस कथन की पुष्टि करता है। तो हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है, यहाँ से हमारे खालिस्तान की शुरुआत होती है, जिसमें पूछा गया है पहला खालिस्तान कि परावर्तन के अनुसार यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो
परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए हमने जो परावर्तन के नियम पढ़े होंगे, आपने चैप्टर पढ़ते समय परावर्तन के नियम पढ़े होंगे कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो आपतन कोण जितना होगा, जैसे कि इसमें हमें बताया गया है कि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री ही होगा। अर्थात आपतन कोण का मान जितना भी दिया होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा, बराबर होते हैं ये परावर्तन के नियमों में से एक नियम है। अगला खालिस्तान है कि सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी खालिस्तान सेंटीमीटर है। तो ये जो न्यूनतम दूरी है वह है 25 सेंटीमीटर। अगला खालिस्तान है कि जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो पुतली का आकार खालिस्तान हो जाता है। तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। जब हम कम प्रकाश में देखते हैं तो पुतली का आकार क्या हो जाता है, बड़ा। अगला खालिस्तान है कि ब्रेल लिपि पद्धति का उपयोग खालिस्तान युक्त व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो चक्षुष विकृति वाले व्यक्ति इस ब्रेल लिपि पद्धति का उपयोग करते हैं पढ़ाई करने के लिए। अर्थात दृष्टि, जिसकी दृष्टि में विकृति हो, जो देखने में असमर्थ हो, वो जो व्यक्ति होते हैं वो ब्रेल लिपि पद्धति का उपयोग पढ़ाई करने के लिए करते हैं। अगला जो खालिस्तान है जिसमें पूछा गया है कि परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण सदैव खालिस्तान कोण के बराबर होता है। तो हमने अभी देखा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए यहाँ से हम शुरुआत होती है अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, जिसमें पहला प्रश्न है कि पार्श्व परावर्तन क्या है। तो देखिए पार्श्व परावर्तन अभी हमने विकल्प में भी देखा था कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का जो बायां भाग है वो दाईं ओर और जो दायां भाग है वो बाईं ओर दिखाई देता है। इस परिघटना को हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि कोई आपसे एक दूसरे के समांतर रखे गए दो दर्पणों द्वारा बनने वाली छवियों की संख्या गिनने के लिए कहता है। आप क्या ऐसा कर सकते हैं? कारण लिखिए। देखिए जब दो दर्पण एक दूसरे के सामने और समांतर रखे गए हों और इनके बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दोनों दर्पणों में बनता है, फिर दर्पणों में बने प्रतिबिंब का प्रतिबिंब सामने वाले दर्पण में बनता है, और ये जो प्रक्रिया है बार बार दोहराई जाती है। अर्थात प्रतिबिंब का सामने वाले दर्पण में प्रतिबिंब बनता है और फिर प्रतिबिंब का प्रतिबिंब ऐसे बनते ही रहते हैं। एक दूसरे दर्पण में प्रतिबिंब के प्रतिबिंब ऐसे बनते रहते हैं। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु रखी है और आमने सामने ये जो दर्पण है, ठीक है। अब क्या होगा कि इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण में दिखाई देगा और इस दर्पण में भी दिखाई देगा। अब इनमें वस्तु के प्रतिबिंब तो बनेंगे ही, लेकिन आमने सामने के दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहे हैं उन प्रतिबिंबों के प्रतिबिंब भी हमें आमने सामने के दर्पणों में दिखाई देंगे, और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। इस प्रकार से इन दर्पणों में जो प्रतिबिंब की संख्या है वो अनंत हो जाती है। अनेक प्रतिबिंब बनते हैं जिन्हें हमारे द्वारा गिना नहीं जा सकता। हम इनकी संख्या का अनुमान नहीं लगा सकते। चलिए अगला जो प्रश्न है वह है कि एक लड़का दर्पण के सामने 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है। वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है। प्रतिबिंब किस दिशा में दर्पण की ओर या दर्पण से दूर जाएगा, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जब लड़का दर्पण के सामने 2 मीटर चलता है तब प्रतिबिंब भी दर्पण के पास आता हुआ प्रतीत होगा। अर्थात समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे वस्तु के आकार तथा दर्पण से प्रतिबिंब की उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर सामने वस्तु रखी गई हो। तो इस प्रकार से दर्पण 2 मीटर और आगे खिसक आएगा दर्पण की ओर। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि पनडुब्बियों में पेरिस्कोप का क्या कार्य है। तो देखिए जो पेरिस्कोप है इसका कार्य पनडुब्बी के अंदर से जो बाहर की दुनिया है, बाहर जो भी हो रहा है पक्षी या फिर बाहर के वातावरण को देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये जो पेरिस्कोप है परावर्तन की विधि पर, प्रकाश के परावर्तन के नियम पर आधारित होता है और इसका उपयोग अन्य बाहर की गतिविधियों को देखने के लिए किया जाता है। क्योंकि पनडुब्बी है जो वो पानी के अंदर चलती है और बाहर देखने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है।
अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति मोतियाबिंद से पीड़ित है तो उसके नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है, इसकी चिकित्सा किस प्रकार की जाती है। तो देखिए, मोतियाबिंद में यदि किसी व्यक्ति के नेत्र का लेंस, मोतियाबिंद में होता क्या है कि किसी व्यक्ति के नेत्र का जो लेंस होता है वह धुंधला पड़ जाता है और इसी धुंधलेपन के कारण उसकी दृष्टि है जो वो कमजोर हो जाती है और इस दोष को इस चिकित्सा के द्वारा दूर किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, ये जो लेंस है इस पारदर्शी लेंस को हटा करके कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, तो मोतियाबिंद का इलाज चिकित्सा संभव है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ से हमारे लघुत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत होती है, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह जो प्रतिबिंब है वह आभासी होता है और यह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु सामने रखी जाती है और इस प्रतिबिंब में वस्तु के जो पार्श्व हैं वो हमें उल्टे दिखाई देते हैं, अर्थात दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ये कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और इसको आप प्रैक्टिकल के द्वारा भी समझ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि परावर्तन के नियमों को लिखिए तथा इन्हें नामांकित रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए, जो परावर्तन के नियम हैं वो ये दो मुख्य नियम हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं और दूसरा नियम जो है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये तो हम अभी पहले भी देख चुके हैं। तो परावर्तन के ये जो नियम है आप इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं जो कि परावर्तन की क्रिया को प्रदर्शित करता है। देखिए, ये जो है ये आपतित किरण है, किरण हमेशा सीधी आएगी और किसी तल से टकराएगी और ये यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। इस प्रकार से इसमें ये अभिलंब हो जाएगा। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है और इनके मान हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। तो देखिए, पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं और आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप ये चित्र बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि यदि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करें तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लिखिए। तो देखिए, आप ही सोचिए कि यदि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करेंगी तो हमें सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब पूरे वातावरण में दिखाई देंगे। मान लीजिए हमारा घर है, मकान है, तो हमें उसके भी कई प्रतिबिंब दिखाई देंगे। इस प्रकार से हम जिस भी वस्तु को देखेंगे हमें उसके बहुत सारे प्रतिबिंब दिखाई देंगे। आप इसको इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि यदि आप जिसमें बहुत सारे एक कमरे में बंद हों और उसमें बहुत सारे दर्पण लगे हों तो आप उसका रास्ता खोजने में भी असमर्थ हो जाएंगे। अब सोचिए कि इसी प्रकार के यदि हमें प्रतिबिंब हर जगह दिखाई देंगे तो हमें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, इससे क्या होगा कि प्रतिबिंबों की अधिकता हो जाएगी जिससे हमें वास्तविक वस्तुओं को पहचानने में समस्या आएगी। प्रकाश की अधिकता के कारण चकाचौंध की समस्या हो जाएगी जिससे यातायात में समस्या आएगी और हमारी आंखों में भी समस्या उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जब दो दर्पण एक दूसरे के समकोण पर रखे जाते हैं तो एक से अधिक प्रतिबिंब क्यों बनते हैं। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जब दो दर्पण एक दूसरे के समकोण पर रखे जाते हैं तो एक से अधिक प्रतिबिंब बनने का कारण बार बार प्रकाश के परावर्तन की क्रिया का होना है और यह क्रिया अनंत बार होती है और अनंत बार चलती रहती है और प्रतिबिंब एक दूसरे दर्पण में दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न कि बहुमूर्तिदर्शी
किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका क्या उपयोग है, लिखिए। तो बहुमूर्तिदर्शी अर्थात कैलाइडोस्कोप ये किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंब बनाने की धारणा पर कार्य करता है और इससे बार बार अलग अलग प्रकार के आकर्षक पैटर्न बनाए जाते हैं और इन पैटर्नों का उपयोग कलाकारों द्वारा सुंदर और आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग ये छपाई, फैशन डिज़ाइन, शिक्षा, मनोरंजन, इसका कई जगह उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से बहुमूर्तिदर्शी अर्थात जो बहुमूर्तिदर्शी का उपयोग किया जाता है, कैलाइडोस्कोप का। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि नियमित तथा विस्तृत परावर्तन में अंतर लिखिए तथा प्रत्येक को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए पहले हम देखते हैं नियमित परावर्तन। तो देखिए जो नियमित परावर्तन है इसमें क्या होता है, जब प्रकाश किरणें किसी चिकने पृष्ठ पर टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात वे किरणें समांतर होती हैं और जिसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कि ये किरण आई और परावर्तित हुई, ऐसे ही ये आएगी, परावर्तित होगी, ऐसे किरणें समांतर, परावर्तन के बाद भी किरणें कैसी हैं, समांतर। इस परावर्तन को कहा जाता है नियमित परावर्तन। इस परावर्तन को क्या कहा जाता है, नियमित परावर्तन। और इसी परावर्तन के कारण ही हमें प्रतिबिंब भी बनते हैं। तो एक अंतर तो यही हो जाएगा। अब देखिए इसका चित्र आप बना सकते हैं। अब हम देखेंगे विस्तृत परावर्तन। तो विस्तृत परावर्तन में क्या होता है कि जब समांतर किरणें आएंगी तो समांतर ही, और लेकिन जब वो खुरदुरे पृष्ठ से टकराएंगी तो परावर्तन के पश्चात ये समांतर नहीं रहेंगी और ऐसे परावर्तन को कहा जाता है विस्तृत परावर्तन। तो इस प्रकार से आप समांतर और विस्तृत परावर्तन में अंतर बता सकते हैं और चित्र भी बना सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि मानव नेत्र का नामांकित रेखा चित्र बनाइए। अपने नेत्र की उचित देखभाल हेतु आप क्या क्या सावधानियां रखेंगे। तो देखिए जो सावधानियां हैं वो हम रख सकते हैं कि बहुत कम और बहुत अधिक प्रकाश में ना देखें, नेत्रों को हमें रगड़ना नहीं चाहिए, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी स्क्रीन को कम से कम देखें और यदि परामर्श दिया गया है तो उचित प्रकार के चश्मे को लगाएं और आंखों को धूल मिट्टी से बचाएं। तो आंखों की सुरक्षा के लिए हम निम्न उपाय अपना सकते हैं। यहाँ पर आपको मानव नेत्र का चित्र बनाना है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, चित्र क्रमांक 13.14, उसको आप इसमें बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निशाचर पक्षियों जैसे कि उल्लू, इनके नेत्रों में कॉर्निया तथा पुतली का आकार बड़ा होता है, यह संरचना उन्हें किस प्रकार से सहायता करती है। तो देखिए पुतली का आकार यदि बड़ा होता है तो नेत्र में क्या होगा, अधिक से अधिक प्रकाश पहुंचेगा, अर्थात पुतली का बड़ा आकार नेत्र में अधिक प्रकाश को प्रवेश करने में मदद करता है। इसी प्रकार से यदि कॉर्निया का आकार बड़ा है तो कम प्रकाश में भी देखने में मदद करता है। कॉर्निया क्या होगा, यदि कॉर्निया का आकार बड़ा होगा तो हम कम प्रकाश में भी देख पाएंगे। जो निशाचर पक्षी हैं जैसे कि उल्लू, इनमें कॉर्निया और पुतली दोनों का आकार बड़ा होता है, इसी कारण से इनके नेत्रों की जो ये संरचना है, इनका पुतली और कॉर्निया का आकार बड़ा होता है और जिसके कारण ये रात्रि में भी आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न कि मानव नेत्र का कौन सा लेंस होता, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए मानव नेत्र में जो कॉर्निया है ये एक लेंस है, ये लेंस की भांति व्यवहार करता है और यह एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। किस प्रकार का लेंस होता है, उत्तल लेंस। आप जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो उत्तल लेंस आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यह एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को फोकस करने में मदद करता है और इस लेंस के पीछे आंख में रेटिना होता है, जो इस रेटिना पर ही वस्तु का क्या प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला, हाँ देखिए हमने सारे प्रश्न हैं जो उनको देख लिए हैं।
हैं। अब यहाँ हमारे जो प्रोजेक्ट कार्य है उसकी शुरुआत होती है। पहला प्रोजेक्ट है कि अपने आसपास के 5 बच्चों का सर्वेक्षण कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि 12 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे किसी दृष्टि दोष से ग्रसित हैं। तो यहाँ पर आप अपने आसपास के बच्चों के नाम लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या उनकी आंखों में कोई दोष है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, यदि ये हैं, यदि कोई विटामिन की कमी से होने वाला, यदि देखने में कोई भी परेशानी है, उस दोष को आप यहाँ पर लिख सकते हैं और इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। चलिए अगला इसी का प्रश्न पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है। तो ये हम कक्षा 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक दृष्टि दोष हो जाता है और इसको दूर करने के लिए विटामिन ए से भरपूर खाद्य जैसे कि गाजर, पालक, दूध, पनीर आदि लेना चाहिए, जिससे कि इस दोष से मुक्ति मिल सकती है। अगला जो प्रश्न है उसमें है कि आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमारा आहार किस प्रकार का होना चाहिए। तो देखिए, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जो हमारा आहार है वह संतुलित होना चाहिए, अर्थात इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व शामिल होने चाहिए और विटामिन ए से भरपूर भोजन है वो भी इसमें शामिल होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है वह है कि आंखों की सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए, आंखों की सुरक्षा के लिए सावधानियां हमने अभी देखी थी, उसी प्रकार की ये सावधानियां भी हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 2, इसमें सूर्य के प्रकाश को आपको इसमें सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है, ये हम जानते हैं। सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं और यह दर्शाने के लिए आपको एक क्रियाकलाप करना है, प्रैक्टिकल करना है। क्रियाकलाप को अपने शब्दों में चित्र का प्रदर्शन करते हुए लिखना है। तो इस प्रकार से आप अपने प्रैक्टिकल को लिख सकते हैं और यहाँ पर आप इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर आपको जो रंग दिखाई देते हैं उन रंगों के नाम आपको लिखना है और या तो आप ये चित्र बना सकते हैं और या फिर आप देखिए, आपकी कक्षा 7वीं में एक ये चित्र दिया गया है जिसको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये कक्षा 7वीं में देखिए 11.30 अर्थात अध्याय 11 में ये चित्र दिया गया है, आप इस चित्र को भी बना सकते हैं और चित्रों के नाम आपको अवश्य लिखना है। तो देखिए, इस प्रकार से हमने कक्षा 8वीं विज्ञान विषय की एडगेट अभ्यास पुस्तिका है जो उसके सारे चैप्टर कर लिए हैं। यह हमारा आखिरी चैप्टर था। अब यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले समय में भी आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके। चलिए, तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम अगले वीडियो में अवश्य मिलेंगे, क्योंकि चैनल पर एडगेट अभ्यास के अलावा भी अन्य वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।